रेटिना में यदि ब्लीडिंग हो गई है, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में विट्रस हैमरेज कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस बारे में बहुत सारे पेशेंट्स बहुत कन्फ्यूज़्ड आते हैं हमारे पास, अलग-अलग जगह दिखा के आते हैं। तो आज मैं कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा कि यदि रेटिना में ब्लीडिंग हुई है, यानी विट्रस हैमरेज हुआ है, तो कैसे उससे अप्रोच लें ताकि हमारा ट्रीटमेंट सही तरीके हो सके एंड हमें प्रॉपर रोशनी मिल सके। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। रेटिना यानी आंख का पर्दा आंख के पिछली हिस्से में एक लेयर के फॉर्म में होता है। ये अल्टीमेट जगह होती है जहाँ पे सारी लाइट कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो हमारा कॉर्निया हुआ, लेंस हुआ, वहाँ से सारी लाइट फोकस होती है रेटिना पे और वहीं से हमें रोशनी आती है। जो आँख का रेटिना है उसके आगे एक जेल होता है जिसे हम कहते हैं विट्रेस जेल। ये जेल जो है आँख की ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम बनाता है एंड ये जेल ट्रांसपेरेंट होता है एंड इसमें यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को हम विट्रस हैमरेज कहते हैं। विट्रस हैमरेज एक चिंताजनक सिचुएशन होती है क्योंकि सडनली नज़र काफ़ी कम हो जाती है। इसमें शुरुआत के लक्षण में हमें फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आँख के आगे काले-काले स्पॉट्स जैसे दिखाई दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि बारिश सी हो गई है फ्लोटर्स की एंड फिर उसके साथ-साथ जैसे ब्लड बढ़ता है, तो फिर टोटल नज़र भी कम हो सकती है। बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हम कोई धुंध में या फॉग में खड़े हैं। विट्रस हैमरेज यदि हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, तो उनको हम किस तरह अप्रोच करते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, ताकि एक क्लैरिटी रहे आपके माइंड में कि इस तरह की सिचुएशन आप या आपके कोई नोन में फेस कर रहे हैं, तो उसे कैसे प्रॉपर्ली डील करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की कंप्लेन लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हम पहले कारण ढूँढने की कोशिश करते हैं कि विट्रस हैमरेज हुआ क्यों है। इंडिया में मोस्ट कॉमन रीज़न विट्रस हैमरेज का डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ के कारण पर्दे के अंदर ब्लीडिंग होना काफ़ी कॉमन रहता है। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पीडीआर करके एक बीमारी होती है जिसके अंदर खून की नई नसें बनती हैं और वो कमज़ोर होने के कारण ब्रेक होती रहती हैं और उससे ब्लीडिंग पर्दे में विट्रस में हो सकती है। तो यदि कारण पता करने की स्टेज में सबसे पहले हम डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का चेकअप करते हैं। यदि पहले से पता है कि डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल असेस करते हैं, ब्लड प्रेशर का असेस करते हैं। ये अगर कारण हमें मिल जाता है, सो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ट्रीटमेंट रहता है। सबसे पहले हम डायबिटीज़ कंट्रोल में लाते हैं, देन विट्रस हैमरेज जो हुआ है, उसके साथ हम पर्दे की जाँच करते हैं। यदि पर्दा हमें दिखाई दे रहा है, देन वेल एंड गुड, हम इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं एंड इसका लेज़र ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट से नई खून की नसें ब्लॉक होने लगती हैं और उससे ब्लीडिंग होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। यदि हम लेज़र पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, तो वेल एंड गुड। अराउंड 6 वीक्स का हम इसमें टाइम देते हैं, 6 हफ्ते का। 6 हफ्ते में यदि ब्लड धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्लियर आउट हो जाएगा, देन इसमें हमें सिर्फ लेज़र को ही कंटिन्यू करना रहता है। 2 टू 3 सिटिंग्स लेज़र की हम करते हैं। 6 वीक्स के बाद भी यदि अगर ब्लड परसिस्ट कर रहा है, तो ये फिर सर्जरी का इंडिकेशन बनता है। इसमें हम आँख के अंदर जाके विट्रस जेल को क्लियर करते हैं, ब्लड को क्लियर करते हैं। इसे हम विट्रेक्टमी या एमआईवीएस सर्जरी कहते हैं एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। टाइमली करा जाना इसमें ज़रूरी रहता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं डायबिटीज़ रिलेटेड ब्लीडिंग की जिसमें कि हमें जल्दी सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। यदि पर्दे पे खिंचाव है, पर्दा अपनी जगह से हट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जल्दी सर्जरी करनी रहती है। अदरवाइज़ ये पर्दा डिटैचमेंट बढ़ता जाएगा एंड फिर आगे जाके रोशनी में परमानेंट लॉस भी हो सकता है। सो डायबिटीज़ रिलेटेड यदि ब्लीडिंग हुई है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लेज़र करने की कोशिश करते हैं। लेज़र यदि पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन इंजेक्शन का सहारा भी हम लेते हैं कभी-कभी। इंजेक्शन से भी नया खून आना कम हो जाता है, फिर पुराना खून अब्ज़ॉर्ब होने के लिए हम 6 वीक्स का वेट करते हैं। फिर इसके अलावा दूसरे कारण यदि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन फिर इसमें हम नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन कारण होता है, वो होता है चोट लगना। चोट की वजह से यदि ब्लीडिंग हुई है, देन इसमें हमें
अगेन असेस करना पड़ता है कि रेटिना का क्या स्टेटस है, पर्दे का क्या स्टेटस है। यदि पर्दा हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा है देन हम इसमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेते हैं। अल्ट्रासाउंड बी स्कैन करके एक जांच होती है जिससे कि हम चेक करते हैं कि ब्लड के पीछे रेटिना कैसा है। डायबिटीज़ वाले केसेस में भी हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेते हैं। यदि पर्दा डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो पर्दा डिटैच तो नहीं हो रहा है, खिंच तो नहीं रहा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट टूल है ये चेक करने के लिए। अल्ट्रासाउंड में यदि हमें ऐसा लग रहा है कि पर्दे पे ऐसा कोई डैमेज नहीं है, पर्दा डिटैच नहीं है, देन हम वेट कर सकते हैं ब्लड का अपने आप अब्ज़ॉर्ब होने का। चोट वाले केसेस में जनरली एक ही बार ब्लीडिंग होती है चोट की वजह से, जिसकी वजह से आँख की कोई नस ब्रेक हो जाती है जिससे ब्लड आ जाता है। मेन हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि पर्दा कहीं डिटैच तो नहीं हो रहा है। पर्दा यदि हट रहा है या पर्दे में कोई छेद बना है, उसके लिए हम बहुत क्लोज़ फ़ॉलो-अप में पेशेंट्स को रखते हैं। कभी-कभी हम एवरी 2-3 डेज़ में भी पेशेंट्स को बुलाते हैं। इसके साथ-साथ हम उन्हें प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं कि और फ्रेश ब्लड ना आए, उसके लिए रेस्ट लेना ज़रूरी है। आँख को टच ना करें, आँख को मसलें नहीं, नीचे झुक के कोई चीज़ ना उठाएँ। ये सब प्रिकॉशंस हम एक्सप्लेन करते हैं एंड साथ में हम कुछ ड्रॉप्स भी देते हैं जो हेल्प करता है ब्लड के फास्टर क्लियरिंग में। कुछ टैबलेट्स देते हैं जैसे विटामिन सी एंड ड्रॉप्स देते हैं जो ब्लड के साथ-साथ जो सूजन आई है उसको कंट्रोल रख सके। चोट के अलावा फिर नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन कारण आता है वो होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बिकॉज़ ऑफ सीएनवीएम। सीएनवीएम यानी कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बनती है जो रेटिना के पीछे बनती है और ये ब्लीडिंग कर सकती है रेटिना के अंदर या फिर विट्रस जेल में भी। यदि ऐसी कंडीशन है देन अगेन हम पहले चेक करते हैं कि रेटिना का क्या स्टेटस है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं। यदि रेटिना पे थोड़ा भी खिंचाव है, रेटिना हट रहा है देन सर्जरी इंडिकेटेड है। यदि नहीं है ऐसा कुछ देन हम वेट कर सकते हैं ब्लड के क्लियर आउट होने का एंड इसमें हम इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं। सीएनवीएम या पीसीवी करके जो बीमारियां होती हैं इसमें मेम्ब्रेन को इनएक्टिव करना ज़रूरी है, अदरवाइज मेम्ब्रेन बार-बार ब्लीडिंग कर सकती है, मैसिव ब्लीडिंग भी कर सकती है। तो ऐसे केस में इंजेक्शंस का सहारा हम लेते हैं। इंजेक्शन देके हम फ्रेश ब्लड को कंट्रोल करते हैं। फिर पुराना ब्लड हम अगेन 6 वीक्स का पीरियड देते हैं। 6 हफ्ते में यदि ब्लीडिंग कम हो रही है, ब्लड कम होता जा रहा है तो वेल एंड गुड। नहीं कम हो रहा है देन हमको अंदर जाके ब्लड को क्लियर करना पड़ता है। बहुत देर तक हम ब्लड को अंदर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका डिग्रेड होता है। उसके जो डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं रेटिना के सेल्स के लिए। सो ये मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताया कि अगर आँख के अंदर ब्लीडिंग हुई है तो उसमें कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। समरी इसकी करें तो पहले हम कारण ढूँढने की कोशिश करते हैं। कारण यदि पकड़ में आता है तो उसे कंट्रोल में लाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि रेटिना विज़िबल है या नहीं। रेटिना यदि विज़िबल है देन हम इसमें लेज़र की कोशिश करते हैं। रेटिना विज़िबल नहीं है तो हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेते हैं। अल्ट्रासाउंड पे रेटिना में कोई डैमेज दिख रहा है देन हम इसमें सर्जरी पे जाते हैं और यदि डैमेज नहीं है देन हम 6 वीक्स वेट कर सकते हैं ब्लीडिंग क्लियर आउट होने का। तब तक हम ड्रॉप्स एंड टैबलेट्स देते हैं एंड प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।